सूरत में हुआ था। रतन नवल टाटा, जो कि इनका कंप्लीट नाम है, इनको पद्म विभूषण 2008 में और पद्म भूषण 2000 में मिला था। और इनके जो कंट्रीब्यूशन थे वो इनकी कंपनियों के, इंडस्ट्रीज़ के और इनके नोबल वर्क की वजह से। चेयरमैन है ये एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स, जो टाटा सन्स नाम से ये कंपनीज हैं इनकी, टाटा ग्रुप की, तो उनके ये चेयरमैन है। और मेनली इनको जो जाना जाता है, रतन टाटा इज़ नॉन फॉर हिज विजन एंड एबिलिटी टू लीड एंड इनोवेट। जितने भी नए इनोवेशन हैं उनके लिए ये हमेशा आगे रहते हैं कि किस तरह से हम नया डेवलपमेंट कर सकें, और वो नया डेवलपमेंट हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, हमारी कंट्री के लोगों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। नॉट ओनली हैज़ ही कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बट टू सोसाइटी एज वेल। जैसा कि आप लोग देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल होता है, अभी जैसे कोविड था तो कोविड में रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए का इनिशियली जो भी अमाउंट था वो पे किया था गवर्नमेंट को, पीएम केयर फंड में, कि हमारे लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। तो वो एक इनिशिएटिव लेना होता है कि कौन आगे बढ़ के आता है ऐसी सिचुएशन में, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए भी काम करता है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम रतन टाटा एंड हियर आर ए फ्यू। तो हम अगर देखें तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें रतन टाटा से सीखना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है हैव ए विजन। मिस्टर रतन टाटा ऑलवेज हैड ए विजन फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड हिमसेल्फ। ही न्यू वेयर ही इज राइट नाउ एंड वेयर ही वांट हिज ऑर्गेनाइजेशन टू बी डाउन द लाइन। His ambitious vision of creating a car for the common man, which cost only 1 lakh, and that is Nano, has been a success, and this shows his ability to visualize the need and demand for the future. तो ये विजन ही तो है इनका, कि जिस विजन की वजह से उन्होंने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचा कि किस तरह से मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ और कैसे मेरे जो एफर्ट्स हैं वो लोगों के लिए यूजफुल हैं। तो वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बारे में हमेशा एक ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ तक पहुँचना है और किन चीज़ों की लिमिट्स में हमें रहना है। तो उन सब बातों के बारे में उन्हें हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें भी ऐसा ही करना है कि जब भी हम अगर कोई काम करने चाहते हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें हमारी लिमिटेशंस भी पता हो, हमारा विज़न हमें पता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, प्लस साथ में हमें हमारी लिमिटेशंस भी पता है कि हम कहाँ तक काम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बाउंड्रीज हैं जिनसे परे हमें नहीं जाना है, उन्हें हमें क्रॉस नहीं करना। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, यूज क्रिएटिव टेंडेंसीज देन रिएक्टिव टेंडेंसी टू गेट रिजल्ट। क्रिएटिव टेंडेंसी क्या होती है कि हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए रिएक्टिव टेंडेंसी ना यूज़ करें कि प्रॉब्लम आएगी तभी हम उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। बट हमारे जो सोच है वो क्या होना चाहिए, हमें पहले से कोई नई चीज़ है वो डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए। सो वी हैव टू बी क्रिएटिव रादर देन बीइंग रिएक्टिव, बीइंग प्रोएक्टिव एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स even before they come in one of the most important qualities of an entrepreneur। कि प्रॉब्लम आएगी तब आप सॉल्व करोगे, तब तो हम देखते रहेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप रूटीन वर्क करते जा रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पे नहीं है। बट यू हैव टू बी क्रिएटिव, आपको नई चीज़ें सोचनी है, आपको नई चीज़ें लेके आनी है, और उन चीज़ों में जो प्रॉब्लम आएगी उन्हें आपको पहले ही सॉल्व करना है कि मैं नई चीज़ें लाऊंगा, उनमें ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करूँ, फिर उसके बाद मैं नई चीज़ें अपनी लेके आऊँगा। ए पर्सन शुड नॉट हैव ए टेंडेंसी टू रिएक्ट ओनली व्हेन द सिचुएशन डिमांड, बट द पर्सन शुड बी एबल टू एंटिसिपेट what will happen in future and will be able to adjust himself to it in present. An entrepreneur who exercises such quality is always successful.
तो दैट मीन्स आपकी जो डिमांड है सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो उससे बेटर आपके लिए ये रहता है कि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हैं। आपकी सिचुएशन आने वाली है, आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो आप पहले से प्रिपेयर रखें। और अगर आप ऐसा रखेंगे तो एज ए एंटरप्रेन्योर आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। नेवर गिव अप ऑन योर वैल्यूज, दैट इज योर लिमिटेशंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी कंपनी है वो कोई ना कोई प्रिंसिपल के ऊपर है, उनके ऊपर वर्क करती है। कोई उनके एथिक्स होते हैं जिन्हें वो डिज़ाइन करते हैं कि हमें इन एथिक्स को फॉलो करना है, और हमारी कंपनी इन एथिक्स को फॉलो करेगी। तो जब ये चीज़ें हमारी कंपनी है, हमारे माइंड में है, तो हमें हमेशा उनको फॉलो करना है, कभी उन्हें छोड़ना नहीं। ए कंपनी रन ऑन प्रिंसिपल एंड नॉट ऑन पर्सनैलिटीज। तो प्रिंसिपल आर इनवाइबल इवन बाय द पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड देम। तो प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ होते हैं जो आपने बनाए हैं, बट आप भी उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए और वो भी नहीं तोड़ सकता। तो वो सिचुएशन आपकी होनी चाहिए कि आपने जो एक बार प्रिंसिपल्स अपने रखे हैं कि मेरी कंपनी है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, तो डेफिनेटली आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। और अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा लेके चलते हैं तो आप अपनी कंपनी को अपने लिए हमेशा ग्रोथ ही करते हैं। मिस्टर रतन टाटा एंड टाटा ग्रुप हैड सम कोर वैल्यूज on which they never gave up. Public safety and welfare is one of their main core values which they always followed. So that means उनकी वैल्यूज क्या थी? उनके जो मेन प्रिंसिपल थे उनके अंदर आता आपका पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर, कि हमें कुछ भी हो हमेशा लोगों की सेफ्टी के बारे में, चाहे वो अपने एम्प्लॉय हो या अपनी कंट्री के पीपल, और उनके वेलफेयर के बारे में काम करना है। तो वो हमारी कोर वैल्यू रहेगी कि हम जो भी हमारा प्रोजेक्ट लेके आएंगे उसमें हमारे माइंड में ये सेटअप रहेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को सेफ्टी भी मिले और उनका भला भी हो। तो द रिजल्ट वाज दैट रतन टाटा एंड टाटा ग्रुप बिकम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप वर्ल्ड वाइड। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ग्रुप बन गए। मिस्टर रतन टाटा स्टेप डाउन from position of chairman of Tata Group and was succeeded by Cyrus Mistry, who was not from Tata family, which shows the values of Ratan Tata, that competence weight more than lineage. तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा उस टाइम कि जब रतन टाटा ने अपनी चेयरमैन की पोस्ट को छोड़ के साइरस मिस्त्री जो हैं उनको CEO बनाया था, चेयरमैन बनाया था अपनी कंपनी का, और वो भी अपने टाटा फैमिली से नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए कि हाँ ही इज़ द पर्सन हु कैन डेवलप आवर कंपनी, आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन वर्क विद आवर प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया और अपनी पोजीशन को छोड़ के उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपनी चेयरमैन की पोजीशन दी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं शो करती है कि किन वैल्यूज को इंसान फॉलो करता है, वो सिर्फ अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए वर्क करता है। तो वो एबिलिटी एक लीडर में हमेशा होनी चाहिए। जहां उन्हें लगता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई मुझसे बेटर है और वो बहुत अच्छा करेगा, तो उन्हें उनको आगे मौका देना चाहिए। हर एक जगह होता है, हर एक आप टीम में टीम लीडर है, आपको लगता है कि समवन इज मोर बेटर देन यू एज ए लीडर, तो आपको उसे लीडरशिप के लिए भी अप्रोच करना चाहिए कि आप लीडरशिप करो और आपकी लीडरशिप में हमें वर्क करके बेटर फील होगा। तो वो एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि किस तरह से अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है तो आप उसे इजीली एक्सेप्ट करें। देन द फोर्थ क्वालिटी इज एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स। तो डेफिनेटली एज ए लीडर ये आपकी मेन क्वालिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकें। मिस्टर रतन टाटा हैड द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडर। When
a leader is not able to motivate others, he is no more a leader. And to be a successful entrepreneur, you first need to be a leader than a manager. तो ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको मैनेजर से पहले एक लीडर बनना है। और लीडर क्या होता है? एक सक्सेसफुल लीडर वही होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट कर सके। तो अगर आप में इंस्पायर करने की या मोटिवेट करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल to motivate his team in order to get the job done effectively and efficiently. तो जो भी एंटरप्रेन्योर होगा अगर वो अपनी टीम को अच्छे से मोटिवेट कर सकता है तो उनका काम डेफिनेटली बहुत अच्छे से होगा और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा। तो इसीलिए ये क्वालिटीज़ हैं जो कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप में होनी चाहिए। गेट आउट ऑफ द सेफ साइड, दिस इज द फिफ्थ क्वालिटीज। हमेशा आपको सेफ साइड पे नहीं रहना कि मैं ये काम करूँगा तो ही सेफ रहूँगा, कोई रिस्क नहीं है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस यू नीड टू टेक रिस्क। आपको खतरे उठाने पड़ेंगे। जो भी रिस्क है आप अगर इसके बारे में सोचेंगे तभी आप नया कुछ कर सकते हैं। बिकॉज नो रिस्क नो गेन। जब तक आपने कोई रिस्क उठाने की सोची नहीं तब तक आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से मैं कोई नया काम कर सकता हूँ, कुछ नया इनोवेशन कर सकता हूँ जिसकी वजह से हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है। मिस्टर रतन टाटा ऑलवेज बिलीव्ड इन टेकिंग रिस्क एंड द रिजल्ट इज क्लियर दैट द रिस्क पेड ऑफ। उन्होंने हमेशा रिस्क ली और उनको हमेशा उनका अच्छा रिजल्ट मिला भी। टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू टेक रिस्क। वर्किंग इन सेफ मोड might make you feel comfortable, but you will be never able to get pushed out of the system. जैसा कि ये सिंपली मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप अपने सेफ मोड में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कभी भी रिस्क नहीं होगी, बट वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बूस्टअप नहीं हो सकते, आपको बहुत ज़्यादा गेन या प्रॉफिट नहीं मिल सकता। He once said, I don't believe in making right decisions. I take decisions and then make them right. तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। अगर हम इस बात को समझते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सही डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ मैं उसके लिए वर्क करता हूँ और उसके बाद मैं उस डिसीजन को राइट बनाता हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है। अगर हम सोचते हैं कि हम सही डिसीजन लेते हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो हमारा नुकसान होगा। तो आपका डिसीजन सही या गलत नहीं था, आपके एफर्ट्स कम थे। अगर आपने अच्छे एफर्ट किए तो आपने जो भी डिसीजन लिया वो आपका डिसीजन हमेशा सही होगा। बट अगर आपके एफर्ट कम है, आपने डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर वर्क नहीं किया तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो डिसीजंस हैं वो गलत हो जाएंगे, आपको वहाँ पे नुकसान होगा और आपको खुद को लगेगा कि मेरा ये डिसीजन गलत साबित होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन योर डिसीजन। यू हैव टू फेथ ऑन योर सेल्फ बिकॉज ओनली यू कैन डू दिस। अगर आपने डिसीजन लिया है तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने डिसीजन के लिए, अपने काम के लिए फुल डेडिकेशन के साथ वर्क कर सकते हैं और उसे हमेशा सही बना सकते हैं। ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या काम आता है कि आपको जो भी काम करना है उसमें अगर आप पॉजिटिवली वर्क करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आप रखते हैं तो आपको हमेशा उसके अंदर आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट पहले से आपने उसमें नेगेटिव अगर अपनी बना ली इमेज या नेगेटिविटी आपके माइंड में आ गई कि नहीं मैं तो ये काम करूंगा और मुझे इसमें नुकसान हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको फिर उसके अंदर लॉस होगा। बिकॉज आपका माइंड कहीं ना कहीं पहले से उस चीज़ के लिए कॉन्शियस था कि आपको ये काम करने से नुकसान होने वाला है और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं और उन्हीं गलतियों से आपको वहाँ पे लॉस होगा। सो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वाज,
Mr. Ratan Tata always had a positive attitude and smile on his face. तो दैट मीन्स ये क्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पर, या जो लीडर है उसमें तो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन आ जाए उन्हें हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखना है। अगर उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, उनके फेस पे स्माइल रहेगी, तो उनकी टीम, उनके सबऑर्डिनेट्स वो डेफिनेटली टेंशन फ्री होके और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हमें अपने जो लाइफ है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर डेवलप करनी है, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करनी है इन चीज़ों को। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ ए पर्सन शुड हैव ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। बी ए डूअर नॉट ए क्रिटिसाइजर। दैट मीन्स काम करने वाले बनो, किसी को क्रिटिसाइज मत करते रहो। हर एक चीज़ में हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये ऐसे हो गया, नहीं तो मैं ऐसा कर सकता था, अगर ये चीज़ ऐसी नहीं होती तो मैं शायद ये कर देता। आप क्रिटिसाइज क्यों करते हो उन चीज़ों को? उससे बेटर है आप काम करने वाले बनो कि जो भी है मुझे ये काम करना है, रिजल्ट जो भी आना है आता रहेगा, बट मैं ये काम करूँगा और मुझे ये काम करना है बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मैं करना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं उनकी डिफरेंट हॉबीज़ हैं और वो अपनी हॉबीज़ पे वर्क करना भी चाहते हैं, बट वो पहले से ही किसी की क्रिटिसाइज की वजह से अपना काम नहीं कर पाते और उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है कि मैं ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा। बट उनके माइंड में अगर ये पॉजिटिव रहे कि नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, दूसरे लोगों के कहने से बताने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो अपना काम डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। उनमें अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि नहीं, मेरे को मेरा काम ज़्यादा अच्छे से पता है और मैं इस काम को और अच्छा कर सकता हूँ और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर मैं ला सकता हूँ और मुझे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना है, ये सोच जो रहेगी हमारी, वो हमेशा हमारे काम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो भी आपकी हॉबी है, उस हॉबी में आप अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं, बट आप में एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब है इस चीज से कि आपको सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। क्यों? अगर गिर गए तो सारे एक साथ फूट जाएंगे, तो जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हमेशा रतन टाटा ने अपना इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है। रतन टाटा बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंपनीज, so as his investment is always safe. He acquired a stake in the growing Chinese giant Xiaomi and leading e-commerce site Snapdeal. Investing in different companies ensure that your investment is safe and grows no matter the situation of a particular industry is. तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, तो हो सकता है कि उसमें डाउनफॉल होने की वजह से उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डाउन हो जाता है या डूब जाता है। बट उन्होंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो भी उन्हें दिखा कि हाँ ये ग्रोइंग कंपनी है या इसके अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसके उन्होंने शेयर या स्टेक हैं वो उन्होंने एक्वायर किए। जैसे Xiaomi का आप लोगों ने सभी ने नाम सुना है, ऑलमोस्ट रेडमी जो फ़ोन आते हैं वो Xiaomi के ही आते हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोइंग कंपनी है। तो रतन टाटा को जब लगा स्टार्टिंग में कि हाँ ये कंपनी ग्रोइंग है और ग्रोथ कर सकती है, तो उन्होंने इसका एक परसेंटेज शेयर का परचेज कर लिया। इसके अलावा ई-कॉमर्स साइट है स्नैपडील, उसके अंदर उन्होंने परसेंटेज शेयर किया। तो इस तरह से डिफरेंट कंपनीज जो हैं उनके अंदर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट लगाया, ताकि वो अगर ग्रोथ करती हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिल सके। तो वो एक स्मार्ट डिसीजन उन्हें लेना होता है। तो वो सब चीज़ें उन्हें देखनी है, सीखनी है और समझनी है। देयर आर मैनी लेसन दैट कैन बी लर्न फ्रॉम रतन टाटा एंड द लिस्ट इज एंडलेस। टू कंक्लूड आई वुड say that people like Ratan Tata are born once in century and lot can be learned from them. तो ये चीज़ें जो हैं हमने रतन टाटा से देखी हैं, सीखी हैं और इन चीज़ों को हमें
हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा बेनिफिशियल रहेंगी, खुद के लिए भी